कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in हिंदुस्तानी। मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना, उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। आज हम आपके लिए लाए हैं उन सवालों के जवाब जो मैं कौन हूं के पहले हिस्से में अधूरे रह गए थे। And if you missed the first part, then do tune in to listen to it before you start the second part. तो आइए चलते हैं चमन लाल के साथ। वो गली के अंदर भारी कदमों से चलता रहा। गली लंबी होती गई और साथ ही अंधेरा भी। उस अंधेरे में वो घर का दरवाजा ढूंढता रहा। ये घर किसका है? पहचान में नहीं आता। सारे घर अनजानी से लग रहे हैं। इन्हीं से पूछता हूं अंदर जाकर, मेरा घर कहाँ है? पर ये क्या, इन घरों में तो दरवाजे ही नहीं है, खाली ऊंची ऊंची दीवारें हैं, सिर्फ दीवारें और कुछ नहीं। वो आगे निकल गया, चलता रहा। गली लंबी होती गई पर चमन को अपना घर कहीं नहीं मिला। गुलाबों की सुगंध उसके नदनों में भर गई। अखरोटों की महक भी आ रही थी पर घर कहीं नजर नहीं आ रहा था। यहाँ और लोग तो रहते होंगे पर कोई नजर नहीं आता। उन्हीं से मैं घर का पता पूछता। वो चीखना चाह रहा था पर आवाज उसके गले में ही अटक जाती थी। ये क्या हो रहा था? किससे पूछूं? मैं चमन का घर कहाँ है? कौन बताएगा? कदम भारी हो गए। ऐसा लगा वो गली भी उससे लिपटना चाहती हो और कह रही हो, ना जाओ मुझे छोड़कर, मैं ही हूं तुम्हारे घर की गली, पहचानो। अंधेरा और गहरा गया और उस अंधेरे में चमन को लगा सामने से कोई आ रहा है। कदम रोककर चमन ने उससे पूछा, भाई भाई मेरे, यहां इस गली में चमन लाल का घर था, वो कहाँ है, बता सकते हो? सामने वाले ने चमन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बिना कुछ कहे तेज कदमों से वहां से भागा, जैसे कोई डरावनी सूरत देखी हो। चमन हैरान और परेशान हो उठा। क्या हो गया है यहाँ के लोगों को? मैंने तो सीधा सा प्रश्न पूछा था, वो क्यों भागा? कुछ सोचकर आगे जाने लगा। कदम उठाया तो लगा कोई कांटे की बेल पांव में उलझ गई है। उसने झुककर कांटेदार बेल को अलग करना चाहा। उसने कुछ सुना, मुझे अपने से अलग मत करो, मैं वही हूं, तुम्हारे आंगन की सफेद गुलाबों की बेल, मुझे भी उखाड़ फेंका है, अपने साथ ले चलो, कुछ सांसें बची हैं अभी, कहीं भी रखो, मैं गुलाबों से फिर भर जाऊंगी। चमन ने उसे उठाया और कंधे पे डाल दिया। एक लंबी सांस खींची और आगे चलने लगा। अचानक उसका गला सूखने लगा। हाँ, प्यास लगी है, वहां पानी मिलेगा। किससे पानी मांगू पर? हाँ, दरिया तो है, मेरी वितस्ता। वो पलक झपकते वितस्ता के किनारे पहुंचा। जी भर कर उसे देखने लगा। वितस्ता, मेरी वितस्ता, सदियों से जनमानस की तृष्णा बुझाती आई है, मां स्वरूपा है। वो एक पत्थर पर बैठ गया और बहते पानी को देखने लगा। हल्की हल्की बयार चल रही थी। छोटी छोटी लहरें किनारों से टकरा रही थी। पल भर में उसे लगा कि ये लहरें उसके थके पांव सहला रही हैं। बहुत अच्छा लगा उनका स्पर्श। कितनी ही देर तक वो उन लहरों को देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी दृष्टि वितस्ता के बहते पानी के साथ साथ दूर तक गई। ये क्या है? ये रोशनी, ये दिए, घास की छोटे छोटे गोल आसनों पर टिके बहते हुए दिए उसे दूर कई दशक पीछे ले गए। यादों का बहता धारा उभर आया। वितस्ता का जन्मदिन व्यथे त्रुभा, भद्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जब वो माँ का पल्लू पकड़कर संध्या समय वितस्ता में यूं ही दीपक बहाने आया करता था। वही नहीं, मोहल्ले के सभी बच्चे वहीं होते थे। वितस्ता के दोनों किनारों से घास की बनी छोटी छोटी टिक्कियों पर दीपक रखकर अर्पण किए जाते थे और साथ ही फूल भी बहाए जाते थे। देखते ही देखते सारी वितस्ता फूलों और टिमटिमाते दियों के प्रकाश से जगमगा उठती थी। ऐसा लगता था आकाश से सारा तारा मंडल नीचे आकर जल क्रीड़ा कर रहा हो।
ये दृश्य इतना सुहाना और मनमोहक होता कि हम घंटों वहीं बैठे रहते थे। क्या आज भी वही दिन है, वितस्ता का जन्म दिवस? पर ये क्या, देखते देखते सब अदृश्य हो गया। फिर वही अंधकार, वही अकेलापन। आंखें बंद किए चमन सोचों में डूब गया। ये क्या हो गया मेरी जन्मभूमि को? हंसती खेलती मेरी वादी इतनी सुनसान क्यों है? कानों ने एक ध्वनि सुनी, जानी पहचानी अपनी सी। टक 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 टक। उसने सर उठाकर देखा तो कुछ दूर घाट पर एक आदमी पूजा का घड़ा लेकर बैठा अखरोट तोड़ रहा था। यानी आज अमावस्या है, दूनी अमावस्या। शिवरात्रि की वो शाम जब पूजा का अखरोटों से भरा घड़ा लेकर लोग वितस्ता के किनारे अखरोटों की पूजा करने आते थे और इसके साथ ही शिवरात्रि की पूजा की समाप्ति होती थी। यही प्रसाद बांटा जाता था। पर यह कैसे हो सकता है? अभी तो वितस्ता का जन्म दिवस था, व्यथ्य ध्रुवा, और अभी अमावस्या। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या देख रहा हूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो अब जो भी हो, प्रसाद लेकर तो आऊं। चमन उठकर उस व्यक्ति के करीब गया जो अखरोटों की पूजा कर रहा था। चमन ने हाथ फैलाकर कहा, मुझे भी नैवेद्य दीजिए, बहुत सालों से नहीं खाया। उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर चमन की तरफ देखा और जल्दी से सारे अखरोट समेटकर घड़े में डाले और घड़ा उठाकर वहां से भागता हुआ चला गया। चमन का हाथ फैले का फैला ही रह गया। ये क्यों भागा? नैवेद्य तो किसी को भी हम देते हैं, भगवान के प्रसाद पर सबका समान अधिकार है, फिर ये ऐसे क्यों भागा? क्या मेरी सूरत इतनी डरावनी है? सब भागते हैं, जिससे घर का पता पूछा वो भी भागा और ये भी भागा। वो सर पकड़कर बैठ गया वहीं घाट पर, यही सोचता रहा कि आखिर बात क्या है। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। वितस्ता के ठहरे पानी में उसे अनजान सा चेहरा दिखा। ये कौन है? मैं या और कोई? ये काला चेहरा मेरा तो नहीं हो सकता, पर वो तो मैं ही। मैं कौन हूं? चमन या कोई और? इस अपनी जन्मभूमि में मुझे कोई भी नहीं पहचानता, तो वहां परदेश में जहां मेरा अपना कुछ भी नहीं, मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? मेरा अस्तित्व क्या है? ना वहां की मिट्टी मेरी, ना हवा मेरी, ना पानी मेरा, ना घर मेरा, ना अपना कोई। वहां कौन पहचानेगा मुझे? मैं कौन हूं? आखिर मैं कौन हूं? बहुत देर हो गई, क्या मालूम मेरी जया भी मुझे पहचानेगी या नहीं। मुझे जल्दी जाना चाहिए। अरे हाँ, दही भी तो लाना है। वो खड़ा हो गया। एक नजर वितस्ता को जी भर कर देखने की इच्छा से सामने दृष्टि डाली तो क्या देखता है? ये वितस्ता नहीं, डल का किनारा है। दूर दूर तक फैला पानी और उस पे तैरते कमल के खेत। इतने कमल इकट्ठे खिले हुए उसने कभी नहीं देखे थे। क्या मन भावन दृश्य है, मनमोहक समा। झील में पर्वतों का प्रतिबिंब, आकाश जैसे झील में नहा रहा हो। नीला आकाश, काश मैं इसको अपनी आंखों में समेट पाता। वो सफेदों की हिलती कतारें कितनी लुभावनी लगती है। एक स्वप्निल समा है। वो दूर दूर तक हाउस बोटों की कतारें सजे सजाए दुल्हनों की तरह लगती हैं, पर उनमें भी कोई हलचल नहीं, जैसे सारी जिंदगी थम गई हो। एक आह भरकर चमन उठने लगा। मैं आया था घर देखने, वो तो मिला नहीं। चलूं अब? क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए कमल ले चलूं। उन्होंने तो देखा ही नहीं, केवल तस्वीरों में ही देखकर खुश होते हैं। पर वहां तक कैसे पहुंचूं? ना कोई शिकारा है, ना कोई नाव। बहुत दूर है ये कमल, काश मैं इन्हें छू सकता। उसने हाथ फैलाया इस आस से कि शायद हाथ वहां तक पहुंच सके। हाथ लंबा तो नहीं हुआ, पर कमल नजदीक आ गए। उसने हाथ बढ़ाकर तोड़ना चाहा, पर ये क्या, कमल आपस में उलझ गए। मैं आगे जाता हूं। नहीं, मैं जाऊंगा इनके साथ। तू नहीं, मैं जाता हूं, पीछे रहो। चमन
ये सब खेल देखता रहा और आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इंसानों ने मुझे नहीं पहचाना, पर इन फूलों ने पहचाना। कमलों का आपस में उलझना, जैसे आकाश से उतरी देवांगनाएं और परियां जल क्रीड़ा कर रही हों। वो पानी के छींटे चमन के चेहरे पर भी गिर रहे थे। अच्छा लग रहा था उसे, एक अपनापन, प्यार का स्पर्श। उनकी ये क्रीड़ा बहुत भली लग रही थी कि उसके कानों ने जया की आवाज सुनी। मैंने कहा, कब तक सोते रहोगे? देखो, इस फटे खेमे से बारिश अंदर तक आ गई है। सुबह कहा था कि इसे जरा ठीक कर दो, बरसात आने वाली है। चमन ने आंखें खोली। वहां कुछ भी नहीं था, न कमल, न डल, न वितस्ता, केवल चिथड़े हुए इस टेंट के सिवा। वो हैरान नजरों से जया को देख रहा था। होंठ हिले। मैं कौन हूं? क्या हो गया आपको? तबीयत ठीक है ना? हाँ, वो दही लाना था ना? रहने दो, मैं खुद ले आई। तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे। अब उठो, इस खेमे का कुछ करो। चमन जया को देखता रह गया। मैं कौन हूं? कहां हूं? पूर्णथी कैंप में चमनलाल जी, अब उठिए। शरणार्थी कैंप में चमनलाल जी, अब तो उठिए। आज की ये कहानी शांता कौल की सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज की आखिरी कहानी थी, लेकिन हमारा सफर जारी रहेगा। जल्द ही हम आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कुछ कहानियां लेकर हाजिर होंगे। सो दिस इज रिचा साइनिंग ऑफ। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Take good care of yourselves till I'm back with the next story.